Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will be discussing about pipe carburizing case starting heat treatment process. First, we will recapitulate heat treatment process, case starting process. तो heat treatment process क्या होता है इसको पहले हम लोग देखते हैं. Heat treatment process is a very important tool by which we can alter the properties of a steel easily. The same steel can have a very wide range of mechanical properties like tensile strength, hardness, ductility, creep, stiffness, etc. is subjected to different heat treatment. Heat treatment is a sequence of heating and cooling designed to get the desired properties in the steel. The changes in the properties of a steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. तो हीट ट्रीटमेंट को हम लोग को जैसा देखते हैं कि एक स्टील का ये टुकड़ा है, स्टील का एक छोटा मेटल पीस है. ये रूम टेम्परेचर पर इसका माइक्रो स्ट्रक्चर जो स्टील का जो होगा फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड होगा. जब इसको हम 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये परलाइट जो है ऑस्टेनाइट फेज में चेंज हो जाएगा. ये फेराइट परलाइट प्लस कार्बाइड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में है और ये ऑस्टेनाइट जो है 727 डिग्री सेंटीग्रेड 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो जाता है और ये लिक्विड फॉर्म होता है. माइक्रोस्ट्रक्चर का लिक्विड फॉर्म है. 727 से और एबव टेम्परेचर तक हम लोग जब हीट करते हैं तो फेराइट प्लस कार्बाइड ये दोनों जो है ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है. ऑस्टेनाइट 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है और इसके ऊपर जो टेम्परेचर हीट ऐड करेंगे और टेम्परेचर जो बढ़ेगा उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जोन बोलेंगे. तो इस तरह एक ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर एक आइडियल ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर होता है जिसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस इससे ऊपर के टेम्परेचर में फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ये तीनों ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो जाता है. और इस 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम हाफ एन आवर होल्ड कर देते हैं ताकि ये जो स्टील का जो टुकड़ा है इसका फुल्ली डेप्थ तक होमोजेनियस ऑस्टेनाइट में पूरा कन्वर्ट हो जाए. जब होमोजेनियस ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद इसको कूलिंग करते हैं. तो कूलिंग करने का भी दो तरीका होता है, एक फास्ट कूलिंग करते हैं, एक स्लो कूलिंग करेंगे. फास्ट कूलिंग करेंगे और स्लो कूलिंग करेंगे. तो फास्ट कूलिंग करने से क्या होता है जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो प्राप्त होगा मार्टेनसाइट प्राप्त होता है और जब स्लो कूलिंग करते हैं तो फिर फेराइट प्लस परलाइट प्राप्त होता है. तो मार्टेनसाइट का जो नेचर होता है हार्ड होता है, फेराइट प्लस परलाइट सॉफ्ट होता है. मतलब फेराइट एक्सट्रीम सॉफ्ट होता है, परलाइट मीडियम होता है, मार्टेनसाइट हार्ड होता है. तो यदि मेरे को हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए, हार्ड सरफेस चाहिए तो हम फास्ट कूलिंग करेंगे. यदि सॉफ्ट चाहिए तो स्लो कूलिंग करेंगे. तो कूलिंग का भी एक मीडियम होता है, जैसे हीट किए उसको एयर में ठंडा करेंगे, फर्नेस में ठंडा करेंगे, वाटर में ठंडा करेंगे, ऑयल में ठंडा करेंगे, कूल करेंगे. तो इस तरह हीटिंग और हीटिंग और कूलिंग का कुछ रेट होगा. जैसे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, एक घंटा में 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ना चाहिए. उसी तरह कूलिंग का भी होगा. तो प्रॉपर हीटिंग एंड प्रॉपर कूलिंग टू ऑब्टेन मतलब जो मेरे को सरफेस चाहिए उसको ऑब्टेन करने के लिए प्रॉपर हीटिंग करते हैं और कूलिंग करते हैं. इस प्रोसेस को ही हीट ट्रीटमेंट कहते हैं. अब कुछ ऐसा एक स्टील बार इसका टाया 100 mm है. तो इसका ऊपर का 10 mm डेप्थ में कुछ 100 HRC हार्डनेस चाहिए और बाकी इसका नीचे का जो कोर में 40 HRC हार्डनेस चाहिए. तो ये स्पेशल हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसको अचीव कर सकते हैं. अब इसको कैसे अचीव करेंगे, 100 इसका डाया है, 100 mm डाया है, इसका 10 mm थिकनेस तक हमको 100 चाहिए. तो इसको हम ऐसा करते हैं कि एक कुछ ऐसा हीट करते हैं ताकि इसका सरफेस पर 10 mm थिकनेस पर ऑस्टेनाइट फेज प्राप्त हो जाए. बाकी इसका नीचे में ये ऑस्टेनाइट फेज नहीं हो, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं. फिर इसको जब कूलिंग करेंगे तो यहाँ पर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा. एक
एक ऐसा मेथड है कि इसका 10 mm का जो थिकनेस है, इसमें कार्बन ऐड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को जब इसमें हीट कर रहे हैं तो इसको सरफेस हार्डनिंग बोले, और यहाँ पर कार्बन परसेंटेज को ऐड कर दिए, उसके बाद इसको हीटिंग किए और कूलिंग किए, तो इसको केस हार्डनिंग प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे दोनों ही केस हार्डनिंग का प्रोसेस है, लेकिन नाम यहाँ पर सरफेस हार्डनिंग इसको दे दिया गया। और इसमें कार्बन को जब ऐड करते हैं इसका सरफेस में, और उसके बाद हीट ट्रीटमेंट करते हैं, उसको केस हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये कार्बन को ऐड करने और कार्बन या नाइट्रोजन दोनों को ऐड, कार्बन का नेचर क्या होता है, हार्ड होता है। जब कार्बन को ऐड करेंगे तो सरफेस का हार्डनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जब उसको हीटिंग और कूलिंग करेंगे तो उसका हार्डनेस बढ़ जाएगा। 100 mm का ये डाया है, इसका 10 mm जो सरफेस है जिसको केस कहते हैं, और इस अंदर का पोर्शन को कोर कहते हैं, इसमें कार्बन को ऐड करना है। तो कार्बन को ऐड करने का जो तरीका है वो कार्बोराइजिंग प्रोसेस कहलाता था, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कार्बोराइजिंग जो प्रोसेस था वो 3 तरह का होता है, पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग एंड लिक्विड कार्बोराइजिंग। पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है, कार्बन जो ऑब्टेन किया जाता है उस सॉलिड मटेरियल से प्राप्त किया जाता है, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पैक कार्बोराइजिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग को क्या देखना है कि एक ये सॉलिड बार है जिसका डाया एज्यूम करते हैं 200 mm, इसका ऊपर का 20 mm थिकनेस पर हमको कार्बन को एडिशन करना है। एडिशनल मतलब यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज 2% होगा, बाकी यहाँ पर कुछ और अलग है, 1% है। तो यहाँ पर 2% जो कार्बन को ऐड करेंगे सॉलिड मेटल से करेंगे, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो ये प्रोसेस ही कार्बन को ऐड करना, उसके बाद उसको हीटिंग और कूलिंग करना, भाई कार्बोनाइजिंग केस हार्डनिंग प्रोसेस कहलाता है। मतलब एक ही मटेरियल में, एक ही सॉलिड बार में सरफेस पर कुछ ज्यादा हार्डनेस और उसका बाकी जो कोर है, कोर में कम हार्डनेस को ऑब्टेन करना ही भाई कार्बोनाइजिंग केस हार्डनिंग प्रोसेस कहलाता है। तो ये दोनों फोटो फिगर का इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो पाइप कार्बोनाइजिंग क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं। तो इन दिस मेथड कार्बन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉलिड कार्बोनाइजिंग कंपाउंड। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक चीज और देखे थे कि ये सॉलिड बार है, इसमें हमको कार्बन को ऐड करना है, कार्बन को ऐड करना है। तो फेराइट फेज में क्या हो रहा था, फेराइट फेज में 0.006% रूम टेम्परेचर पर, मतलब एक ऐसा हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, इसमें एक्टिव कार्बन को डाल देते हैं और जिस ये वाला मटेरियल को इसमें डाल देते हैं, इसमें कार्बन रखा हुआ है। तो रूम टेम्परेचर पर इसका फेज क्या होगा मेटल का, जिसको हमको कार्बन ऐड करना है, फेराइट प्लस परलाइट होगा। तो रूम टेम्परेचर पर 0.006% कार्बन ये इसका सरफेस एब्जॉर्ब करेगा। अब जब इसको टेम्परेचर इसका हम ऐसा है, बार है, ये बॉक्स है, ये फ्री कार्बन है, एक्टिव कार्बन है, इसका टेम्परेचर हम इस बॉक्स में ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। टेम्परेचर 727 डिग्री पहुंच गया। 727 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये जो स्टील का बार है, इसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होगा, फेराइट प्लस परलाइट ही होगा। 727 पर कुछ देरी तक रहेगा तो फिर परलाइट जो है स्नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, फेराइट फेराइट ही रहेगा। तो फेराइट जो है 0.02% कार्बन को ही ऑब्जर्व कर पाता है, मतलब रूम टेम्परेचर पर 0.006% फेराइट फेज। और जब 707 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है तो 0.02% ही कार्बन को ऑब्जर्व कर पाता है। ये जो परसेंटेज है जिसके कारण हार्डनेस इंक्रीज होने वाला नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, ये स्टील का बार है, स्टील का बार है, ये बॉक्स है, ये एक्टिव कार्बन है। ये कार्बोनाइजिंग प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं, एक्टिव कार्बन है, ये बॉक्स में इस स्टील बार को रख दिए जिसका कार्बोनाइजिंग करना है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज इसका सरफेस में बढ़ाना है। ठीक है, ऐसा 100 mm का डाया है, इसका 5 mm ऊपर बढ़ाना है, 5 mm इसमें नीचे में ऐड करना है कार्बन का परसेंटेज। तो इसको अब फेराइट फेज में तो हुआ नहीं, 0.006% रूम टेम्परेचर फेराइट फेज ऑब्जर्व कर रहा था, 0.02% 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑब्जर्व कर रहा था। अब ऑस्टनाइट फेज में क्या होता है, जब और टेम्परेचर को हम इसका बढ़ाते हैं, 727 से ऊपर करते हैं, तो परलाइट ऑस्टनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, फेराइट भी ऑस्टनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑस्टनाइट फेज में क्या हो रहा था, 0.8%
727 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑब्जर्व कर रहा है ये सरफेस, और 2% 1148 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑब्जर्व कर रहा है, 1148 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देखें, फेराइट फेज में रूम टेम्परेचर पर 0.006% कार्बन ऑब्जर्व कर रहा है, 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और फेज इसका क्या है, फेराइट ही है, अभी ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, 0.02% कार्बन को ऐड कर रहा है। तो ये जो है सफिशिएंट नहीं है हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, तो ये फेराइट फेज में हो नहीं सकता है। तो कार्बन का एडिशन कहाँ पर होगा, ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑस्टेनाइट फेज कब कन्वर्ट होगा, 727 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हमको टेम्परेचर लाना पड़ेगा। तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर केस कैसा हो गया कि जैसे एक वाटर है, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर ही होता है, वाटर स्टील में भी कन्वर्ट हो जाता है लेटेंट हीट के थ्रू। सेम केस यहाँ पर है, 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है। जस्ट यहाँ पर फेराइट है, और इस फेराइट फेज में और टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो कार्बन ऑब्जर्व कितना कर रहा है, 0.02%। जब ये ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो गया 7 और टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, ऑस्टेनाइट फेज और टेम्परेचर कितना है, 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो फिर ये कार्बन 0.8% ऑब्जर्व करेगा। और जब ये ऑस्टेनाइट फेज है, अब इसके ऊपर जब हम टेम्परेचर को और ऐड कर रहे हैं, हीट और ऐड कर रहे हैं, 1148 डिग्री सेंटीग्रेड हम पहुंचा दिए, 1148 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कार्बन 2% इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा 0.8% और 2%, और इसमें जब हीट को एडिशन करते जाएंगे हम, ये मेटल का पार्ट है, ठीक है, इसमें और हीट को ऐड कर रहे हैं, टेम्परेचर 1148 डिग्री पहुंच गया है इसका, तो इसका सरफेस जो है 2% ऐड हो गया सरफेस में कार्बन, ठीक है। और हीट ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा, मेटल का पार्ट है, इसका सरफेस में और कार्बन का परसेंटेज बढ़ते चला जाएगा, 2% से ऊपर चला जाएगा। इस कार्बन का जो है डिफ्यूजन भी होता है, यहाँ पर ऐड हो गया, फिर इधर डिफ्यूजन होगा, कोर की तरफ डिफ्यूजन होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं, कार्बन को ऐड कर रहे हैं। अब कार्बन को ऐड का मीडियम होगा, कार्बन को, एक्टिव कार्बन को हम कैसे गेन करेंगे, ये बॉक्स है, इसमें कुछ सॉलिड पार्ट को रख देंगे, अब उसको हम लोग देखेंगे। ये बॉक्स है, ये मेरा मेटल पीस है जिसको हम इस कार्बन ऐड करना है, इसमें गैस को छोड़ देंगे जिसमें एक्टिव कार्बन हो, जिसको हम लोग गैस कार्बोनाइजिंग करते हैं, लिक्विड को डाल देंगे तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग करें। आज हम लोग सॉलिड कार्बन पैक कार्बोनाइजिंग पढ़ेंगे, को स्टडी करेंगे, जिसमें सॉलिड पार्ट्स के द्वारा एक्टिव कार्बन को गेन करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सॉलिड कार्बोनाइजिंग क्या होता है, पैक कार्बोनाइजिंग क्या होता है। तो इन दिस मैटर कार्बन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉलिड कार्बोनाइजिंग कंपाउंड, द पार्ट्स टू बी कार्बोनाइज्ड आर पैक्ड विद कार्बोनाइजिंग कंपाउंड इन स्टील बॉक्सेस। तो जो स्टील बार को कार्बोनाइजिंग करना है, जिसमें कार्बन को ऐड करना है, उसको क्या करते हैं, किसी बॉक्स में, स्टील के बॉक्स में उसको डाल देते हैं, और जो कंपाउंड है, हार्ड कंपाउंड, सॉलिड कंपाउंड है, उसको भी उसमें डाल देते हैं। द बॉक्स आर देन हीटेड इन ए सुटेबल फर्नेस टू दी कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर। तो क्या है कि कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर क्या होगा, ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि फेराइट फेज में तो हो नहीं रहा था, तो टेम्परेचर को हमको, यदि हमको 0.8% कार्बन को ऐड करना है तो 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। यदि हमको 2% कार्बन को ऐड करना है तो 1148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, ठीक है। After carburizing for a given time, the boxes are removed from the furnace and allowed to cool in air. Finally, the carburized part are heat treated to get the desired properties. तो इसमें क्या हुआ कि जिस मेटल पीस को, एक स्टील बॉक्स है, उस मेटल पीस को जिसको हमको कार्बन को ऐड करना है उस बॉक्स में रख दिए, फिर उसके बाद फ्री कार्बन जिस मेटल में है, मतलब जो कंपाउंड है जिसे हमको फ्री कार्बन को जिसे मेरा मिलेगा, उसको भी उसमें डाल दिए। उसके बाद उसको हीट करना स्टार्ट किया, कितना हीट करेंगे, तो मेरा ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.8% हो रहा था, कार्बन ऐड हो रहा था, और 1148 जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है वहां तक यदि हीट किए 2% ऐड हो रहा है। मतलब जो मेरा, जितना मेरा हार्डनेस चाहिए, जितना कार्बन को ऐड करना है उस टेम्परेचर तक हम हीट कर देंगे। उसके बाद फिर उसको हीटिंग बंद कर देंगे, बंद करने के बाद उस जो मेटल पीस है
स्टील कवर है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, कूल करते हैं एयर में। फाइनली द कार्बोनाइज पार्ट आर हीट ट्रीटेड टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, कार्बोनाइजिंग कंपाउंड यूज्ड इन पाइप कार्बोनाइजिंग आर मिक्सचर ऑफ कार्बोनाइजिंग एजेंट्स एंड energizers. Hardwood, charcoal and coke are used as carburizing agents. तो यहाँ पर हार्डवुड, चारकोल एंड कोक को कार्बोराइजिंग एजेंट्स के रूप में यूज करते हैं। उसके साथ ही कुछ एडिशनल कुछ और हम लोग यूज करते हैं जिसको एनर्जीजार्स कहा जाता है। अब इसको एडिशनल के रूप में यूज करते हैं, इसको आगे हम लोग देखते हैं। एंड देन दे सप्लाई कार्बन टू द सरफेस ऑफ स्टील। तो ये जो हार्डवुड, चारकोल जो है और कोक है, इसके द्वारा एक्टिव कार्बन निकलेगा। अब एक्टिव कार्बन कैसे निकलेगा उसको हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। द प्रिफरेबल साइज ऑफ द कार्बोनाइजिंग एजेंट इज अबाउट 5 to 10 mm। तो कार्बोनाइजिंग एजेंट मतलब जो जिससे एक्टिव कार्बन को हमको निकालना है, मतलब कुछ ऐसा है, ये स्टील का बॉक्स है, इसमें हमको कार्बन को ऐड करना है। इसमें फिर एक्टिव कार्बन के लिए हमको कार्बोनाइजिंग एजेंट के रूप में चारकोल और कोक को डालते हैं। उसके साथ ही एनर्जीजार जो है ये वाला, तो एक और कंपाउंड को ऐड करते हैं इसमें। अब एक चारकोल के द्वारा क्या निकल जाएगा, मेरा एक्टिव कार्बन को निकलेगा। तो एक्टिव कार्बन ही इसके सॉलिड सरफेस में हमको ऐड होगा। अब ये ऐड कैसे होगा, जब इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे और स्नाइड फेज में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर 1148 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो एक्टिव कार्बन 2% इसमें ऐड हो जाएगा। Energizers are added to the carburizing reaction. Barium and sodium carbonates are most commonly used as energizers. The amount of energizers varies from 10 to 20% by weight. 10 to 20% हमको additional energizer को ऐड करना है। It is preferable if these carbonates are mixed with carburizing agents using oil, तार और molasses। तो oil और तार और molasses को भी इसमें ऐड करना है। तो इस सॉलिड बार को इसमें रखें, ये स्टील का बॉक्स है, कार्बोनाइजिंग एजेंट को इसमें डालें, एनर्जीजार्स को डालें और ऑयल, तार और मोलासेस को भी इसमें डालते हैं। मतलब 3 इंग्रेडिएंट को इसमें डालते हैं पाइप कार्बोनाइजिंग करने के लिए। उसके बाद फिर इसमें हीट ऐड करना स्टार्ट करते हैं। हीट ऐड कितना करेंगे, 7 to 7 से, और जितना तक हमको चाहिए। मेरे को पता है कि 7 to 7 पर 0.8% ऐड होगा, 1148 पर 2% ऐड करेगा, और इसमें और जितना हीट ऐड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा और कार्बन इसमें मेरा इंक्रीज होते जाएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट जितना मेरे को इसमें कार्बन को ऐड करना है, उतना ज्यादा इसमें हम हीट को ऐड करेंगे। अब जो रिएक्शन होता है, सरफेस ऑफ स्टील एब्जॉर्ब एक्टिव कार्बन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एज फ्लोज। तो जो कार्बन, एक्टिव कार्बन कैसे मेरा प्राप्त हो रहा है, कार्बोराइजिंग एजेंट के द्वारा प्राप्त हो रहा है। कार्बोराइजिंग एजेंट क्या है, चारकोल और कोक है। चारकोल और कोक से ही मेरा एक्टिव कार्बन मेरे को गेन होगा। वो कैसे होगा, तो इसका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से ही इसका फिर डिसोसिएशन होता है, फिर एक्टिव कार्बन यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये चारकोल है, 2C चारकोल। चारकोल एयर से रिएक्शन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, डिसोसिएशन कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बना और एक्टिव कार्बन बन गया। इससे एक्टिव कार्बन निकल गया, और यही एक्टिव कार्बन ये बॉक्स में एक्टिव कार्बन बन गया। ये मेरा बॉक्स है, ठीक है। अभी एक्टिव कार्बन, इसका टेम्परेचर मेरा स्टील बार का बढ़ रहा है, और स्नाइड फेज में इसका माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसमें एक्टिव कार्बन ऐड होते जाएगा इसका सरफेस पर। इसका फंडा क्लियर होना जरूरी है। अब एक्टिव कार्बन मेरा बन गया। अब यहाँ पर क्या होता है, चारकोल जो है फिर उसी का मतलब एक खत्म नहीं होता है, बार बार उसी में रिएक्शन होता रहता है। अब देखते हैं क्या होता है, इस CO2 जो बना, CO2 बना, फिर चारकोल से रिएक्शन किया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, फिर सेम चारकोल से फिर रिएक्शन होता रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका फिर डिसोसिएशन होगा, फिर एक्टिव कार्बन बनेगा। ठीक है, मतलब यही जो CO2 बना,
फिर ये CO2 यहाँ पर आया, फिर चारकोल से रिएक्शन किया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, फिर एक कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर इसका डिसोसिएशन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर कार्बन एक्टिव बनेगा। मतलब सेम प्रोसेस जो है चलते रहेगा। तो energizers help produce higher amount of carbon monoxide and hence more active carbon. There is no loss of an energizer. तो यहाँ पर एनर्जाइज के रूप में क्या यूज करते हैं, Na2CO3। तो Na2CO3 का क्या काम रहता है, एक्टिव कार्बन, ज्यादा एक्टिव कार्बन कैसे बनेगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। तो Na2O, इसका डिसोसिएशन हुआ प्लस CO2 बना। अब CO2 बना तो फिर CO2 चारकोल से रिएक्शन किया। तो यहाँ पर एनर्जाइजर का क्या काम है, CO2 को डेवलप करना। ठीक है, CO2 चारकोल से यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड चारकोल से रिएक्शन किया। मतलब यदि मेरे को कार्बन मोनोऑक्साइड यदि कम हो गया तो फिर ये NO2CO3 इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और फिर ये चारकोल से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का डिसोसिएशन होगा, फिर ये एक्टिव कार्बन यहाँ पर डेवलप होगा। फिर ये जो Na2 जो बना था, फिर ये CO2 से रिएक्शन करेगा, फिर Na2CO3 बना लेगा। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पैक कार्बोनाइजिंग इज यूज्ड टू लिमिटेड एक्सटेंट एंड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर मेथड्स। तो पैक कार्बोनाइजिंग का जनरली यूज बहुत कम होता है, लेकिन पैक कार्बोनाइजिंग जो कंसेप्ट है ये, इसमें एक्टिव कार्बन कैसे प्राप्त होता है और किसी भी मेटल पीस के सरफेस के ऊपर एक्टिव कार्बन का कैसे एडिशन किया जाता है, उसका प्रोसेस ये होता है। अब जब कार्बन को हम ऐड करते हैं उसके बाद हीट ट्रीटमेंट करते हैं। जब ये सरफेस, ये मेटल का पार्ट है, ऐड हो गया, अब इसको हम फर्नेस से बाहर निकाल देते हैं, जो बॉक्स है उसे बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम ठंडा करते हैं, उसके बाद फिर इसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट मतलब फिर इसको हीट ऐड करेंगे, टेम्परेचर कुछ लाएंगे, फिर उसको कूल करेंगे। मतलब ये पहले मेटल पार्ट को कार्बोनाइजिंग बॉक्स से बाहर निकाले, उसको फिर ठंडा किए, फिर उसको हीट करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, ताकि इसका माइक्रो स्ट्रक्चर जो है, जो क्योंकि कार्बोनाइजिंग प्रोसेस में इसका अंदर का भी माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ डेविएशन हो जाएगा। तो फिर उसको सॉफ्ट लाने के लिए, जैसा फिर मेरे को शायद सॉफ्ट नेचर चाहिए, तो फिर उसको फिर हमको धीरे धीरे ठंडा करेंगे हीट करके। उसको आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हीट ट्रीटमेंट आफ्टर कार्बोनाइजिंग। आफ्टर मतलब कार्बोनाइजिंग में क्या हुआ कि हम कार्बन को ऐड कर दिए। अब कार्बन को ऐड किए, फिर उसको वो पार्ट को ठंडा किए, ठंडा करने के बाद उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं। आफ्टर पाइप कार्बोनाइजिंग, द पार्ट शुड बी हीट ट्रीटेड to increase the hardness at the surface by forming martensite phase and to refine the coarse grain structure of the core। तो पाइप कार्बोनाइजिंग में क्या हुआ कि अंदर का जो भी, जब पाइप कार्बोनाइजिंग तो हीट कर रहे हैं, तो अंदर का जो फाइन ग्रेन था उसमें कुछ हीट जाएगा, तो उसमें उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उसका कोर्स ग्रेन उसमें डेवलप हो जाएगा। तो इस कोर्स ग्रेन को भी फाइन में हमको कन्वर्ट करना है। तो फाइन में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको फिर हम हीट करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे कूल करेंगे, तो ताकि इसका माइक्रो स्ट्रक्चर जो है मेरा फाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी desired at the surface and the core, the carbonized part can be heat treated in 3 different ways। तो कार्बोनाइजिंग पार्ट को कैसे हीट ट्रीटमेंट करते हैं और क्या मेरा रिक्वायरमेंट है, उसका 3 तरीका है। डायरेक्ट क्विंचिंग। क्विंचिंग मतलब क्या हुआ, हीट करने के बाद जो ठंडा करते हैं, ठंडा करने के जो कूल करने की जो प्रोसेस है, वो कूल करने की प्रोसेस ही क्विंचिंग कहलाता है। द पार्ट इज डायरेक्टली क्विंच्ड फ्रॉम द कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर इनटू वाटर और ऑयल बोथ एंड देन फॉलोड बाय लो टेम्परेचर टेम्परिंग। टेम्परिंग मतलब क्या होता है, टेम्परिंग जैसे हम हीट ट्रीटमेंट किए, हीट ट्रीटमेंट के बाद यदि और उसमें कुछ मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करना है, तो प्रॉपर्टीज ऐड कैसे होगा, उसको कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक हम हीट करेंगे, उसके बाद कूल करेंगे। तो टेम्परेचर का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 680 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है टेम्परिंग का। तो डायरेक्ट क्विंचिंग में क्या होता है, डायरेक्ट द पार्ट इज डायरेक्टली क्विंच्ड फ्रॉम द कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर। कार्बोनाइजिंग किए, उसको बाहर निकाले, उसको फिर डायरेक्ट वाटर और ऑयल में हम ठंडा करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, जितना मेरा रिकॉर्ड है 100 से 680 के बीच में, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर गए। वो मेरा डिसाइड कैसे होगा,
क्या मटेरियल है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज आया, उसका कितना ग्रेन मेरा उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, और उसमें कितना ग्रेन को मेरे को इम्प्रूव करना है, कितना हार्डनेस चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डायरेक्ट क्वेंचिंग जो है सुटेबल नहीं है। इसका जो डायरेक्ट क्वेंचिंग करने के बाद जो माइक्रो स्ट्रक्चर आता है उसमें और डिस्ट्रक्शन नहीं रहता है। उसके बाद सिंगल क्विंट हार्डनिंग में क्या होता है इसको देखते हैं। द कार्बोनाइज्ड पार्ट और फर्स्ट कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। जो पार्ट मेरा बाहर निकला फर्नेस से, जो बॉक्स था उसे हम बाहर निकाले, उसको पहले हम ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पर, देन दे आर रीहीटेड एंड हार्डन फ्रॉम 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 930 डिग्री सेंटीग्रेड टू गेट द बेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एट द कोर। तो इसमें क्या करते हैं, ये बॉक्स से हम बाहर निकाले, इसको रूम टेम्परेचर पर कूल किए, उसके बाद फिर 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 930 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिर इसको हीट करते हैं, रीहीट करते हैं। उसके बाद फिर इसको हम रूम टेम्परेचर तक कूल करते हैं फॉर गेटिंग द बेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एट द कोर। कोर मतलब अंदर में, इसका अंदर का भी माइक्रो स्ट्रक्चर मेरा कोर हो गया था, उसमें भी उसको रिफाइन करना है, फाइन ग्रेन इसको यहाँ पर लगाना है। द पार्ट्स आर देन टेम्पर्ड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसको हीट किए 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट किए, उसके बाद फिर कूल किए, फिर इसको हार्डन करते हैं। हार्डन फिर इसका टेम्परेचर फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेके फिर इसको कूल किए, तो सिंगल हार्डनिंग हो गया। डबल हार्डनिंग में क्या होता है इसको देख लेते हैं। द कार्बोनाइजिंग पार्ट आर कूल्ड टू रूम टेम्परेचर and hardened as follows: reheating and hardening from 900 to 930 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कार्बोनाइजिंग पार्ट को बाहर निकाले, उसको कूल किए, फिर उसको रीहीट किए 900 टू 930 तक, फिर उसको कूल किए। कूल करने के बाद फिर उसको टेम्परिंग करते हैं, फिर इसको हम रीहीट करने के बाद फिर ठंडा किए, फिर इसको हम हीट किए 650 तक, फिर इसको कूल किए। फिर कूल करने के बाद फिर इसको हम हीट करते हैं स्टील बार को 740 टू 760, फिर इसको कूल किए, फिर इसको हम हीट करते हैं। मतलब इसमें हम 1 2 3 4 टाइम्स हम इसमें हीट करते हैं डबल हार्डनिंग में। अब डबल हार्डनिंग करने का पर्पस क्या होता है? डबल हार्डनिंग रिजल्ट्स इन द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एट द सरफेस एंड द एट द कोर। तो ये सब सारा जो है काफी क्रिटिकल प्रोसेस होता है। अब ये स्टील का बार है, इसका थिकनेस 50 mm का। अब इस ऊपर का सरफेस में मेरे को 5 mm डेप्थ तक 100 HRC का हार्डनेस चाहिए, और अंदर का हार्डनेस जो है 20 HRC चाहिए। तो ये जो है बहुत इजी प्रोसेस तो गेन होगा नहीं, तो इसके लिए तो इतना सारा हम प्रोसेस किए। मतलब इसका सरफेस पर 100 HRC चाहिए, बाकी इसका कोर में 20 HRC या 30 HRC जो भी चाहिए। तो ये गेन करने के लिए, इसको एक्वायर्ड करने के लिए ही हम इतना टफ प्रोसेस से इस स्टील बार को हमको गुजारना पड़ता है। मतलब इसको पहले हम कार्बोनाइजिंग किए। पैक कार्बोनाइजिंग मतलब कार्बन के इसका सरफेस पर ऐड किए हम के स्टार्टिंग प्रोसेस के द्वारा, मतलब पैक कार्बोनाइजिंग के द्वारा हम इसका कार्बन परसेंटेज को इसका सरफेस पर ऐड कर दिए। उसके बाद फिर हम इसका हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि इसका जो हार्डनेस जो है ये सब मेरा अचीव हो जाए। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, केस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, कार्बोनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, वो सब सारा को ब्रीफ कर लिए। उसके बाद पाइप कार्बोनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। पाइप कार्बोनाइजिंग प्रोसेस में किसी भी मेटल बार में कार्बन को ऐड कैसे किया जाता है, फिर उसका हीट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है मेरा डिजायर प्रॉपर्टीज के लिए। तो पाइप कार्बोनाइजिंग प्रोसेस का जो कंसेप्ट है यहाँ पर मेन कंसेप्ट के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि पाइप कार्बोनाइजिंग में होता कैसे है। तो पैक कार्बोनाइजिंग के लिए जो कार्बोनाइजर एजेंट जो है उस जो मेरा है चारकोल मैन, चारकोल के द्वारा ही एक्टिव कार्बन को प्राप्त किया जा रहा है, जिसको हम इस स्टील बार के ऊपर ऐड कर रहे हैं चारकोल, और कुछ एनर्जाइजर को ऐड कर रहे हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट को, ताकि CO2 मेरा डेवलप हो जाए और CO2 चारकोल से रिएक्शन करके CO बनाए और CO से एक्टिव कार्बन मेरा बन रहा है। तो इसका फंडा ये है पैक कार्बोनाइजिंग का। तो पैक कार्बोनाइजिंग में सॉलिड कार्बोनाइजिंग एजेंट को लिया जाता है, इसलिए इसको पैक कार्बोनाइजिंग बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैस कार्बोनाइजिंग और लिक्विड कार्बोनाइजिंग को भी देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो चार्ट जो बना हुआ है, चार्ट को भी हम लोग एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। अब क्या है कि ये मेटल का पार्ट है, स्टील का बार है,
तो इसका सरफेस पर, इस सरफेस में हम हीट ऐड कर रहे हैं, सरफेस पर ऑस्टेनाइड फेज आया, फिर इसका जो हीट कुछ इधर कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा कुछ कोर में भी ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, इधर से डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, तो 5 mm तक, इसका मतलब है कि 100 mm इसका डाया है, 10 mm तक ऑस्टेनाइड फेज गेन हुआ, तो ये 10 mm तक यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है, ये 10 mm तक है। फिर कुछ डेप्थ तक और 10-15 mm तक मेरा कुछ हीट आउट ट्रांसफर हुआ, तो कुछ जो है परलाइट ऑस्टेनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगला जो 15 mm को दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये जो स्लोप बना हुआ, स्लोप इसलिए बना हुआ क्योंकि हीट ट्रांसफर इसमें थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि पूरा स्क्वायर टाइप का है, क्योंकि इसमें 10 पहला जो 10 mm है, इसका जो पहला जो स्टार्टिंग का जो 10 mm है, इसमें सारा माइक्रो स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइड में कन्वर्ट हो गया, परलाइट प्लस फेराइट सारा। फिर उसके बाद थोड़ा कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा इसमें हीट का इधर एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ फेराइट रह जाएगा, परलाइट रह जाएगा, लेकिन कुछ परलाइट ऑस्टेनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तीनों फेजेस में रहेगा, ऑस्टेनाइड फेराइट प्लस परलाइट तीनों फेज रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर स्लोप यहाँ पर दिखाया गया है। फिर यहाँ थोड़ा स्लोप है, AC1 टेम्परेचर है, मतलब इस टेम्परेचर तक कुछ ऑस्टेनाइड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ फेराइट में भी रहेगा, ठीक है, कुछ परलाइट में रहेगा। बाकी ये जो ये वाला जो थिकनेस है, ये डेप्थ है, इसमें सारा फेराइट और परलाइट, यहाँ तक हीट पहुंच नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत पहुंचेगा, तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा स्लोप यहाँ पर दिखाया गया। बाकी ये यहाँ तक स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर कुछ हीट का इफेक्ट नहीं है, इस पोर्शन में कुछ भी हीट का इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्ट्रक्चर अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील हो गया। अब ये जो फिगर जो दिखाया गया है, इसमें हार्डनेस, उसको जब कूल करते हैं, तो ये मेरा स्टील का बार है, इसका ऑस्टेनाइड फेज में हो गया, ये मेरा इधर यहाँ से हीट ऐड कर रहे थे, तब इसको जब कूल करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग का जो थिकनेस है 10 mm, इसको कंसीडर करते हैं 10 mm, टोटल 100 mm है। सरफेस डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 mm कंसीडर करते हैं। स्टार्टिंग का 10 mm तक मेरा जब कूल किया तो मार्टेनसाइट प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ ऑस्टेनाइड जो है वो रिटेन रह जाएगा, एजिट रह जाएगा, तो रिटेन ऑस्टेनाइड रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 99% ऑस्टेनाइड मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट जिसमें थोड़ा बहुत टेम्परेचर का इफेक्ट था, वो 15 mm हम लोग कंसीडर किए थे, तो ये 15 mm है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस 15 mm। तो इसमें क्या होगा, जो ऑस्टेनाइड में कन्वर्ट हुआ तो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा ठंडा होने के बाद। फिर कुछ परलाइट फेज भी रहता है, तो परलाइट रह जाएगा, फिर फेराइट रहेगा। फिर इस फेज में क्या है, ये जो बचा हुआ जो थिकनेस है, डेप्थ है 75 mm, तो इसमें तो हीट का ट्रांसफर बहुत कम हुआ था, नहीं बराबर हुआ, तो परलाइट एजिट रह जाएगा, फेराइट रह जाएगा। तो ये दोनों फोटो का केस हार्डनिंग में प्रोसेस में ऐसा होता है। वो केस हार्डनिंग प्रोसेस हम सरफेस हार्डनिंग करें या केस हार्डनिंग करें, और केस हार्डनिंग का जितना भी प्रोसेस होगा उसमें डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि मेरा सरफेस पर ऑस्टेनाइड गेन हो रहा है, उसको ठंडा करेंगे मार्टेनसाइट होगा। सेम इधर कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा इधर हीट एडिशन होगा, बाकी में हीट के एडिशन कुछ होगा ही नहीं, तो माइक्रोस्ट्रक्चर एजिट रह जाएगा, परलाइट प्लस फेराइट रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आज डिटेल से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को देख लिए, केस हार्डनिंग प्रोसेस को देख लिए, एंड पैक कार्बोनाइजिंग प्रोसेस को देखे। थैंक यू।